भारत में वजीर आजम मोदी पर तनकीद बढ़ती जा रही है कि भारत सिफारती तन्हाई का शिकार है। भारत पर मुश्किल वक्त आया तो नेपाल और भूटान तक ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत में जारी इस सिफारती तनाज़े के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा जारी है। वजीर आजम पाक भारत तनाव से मुतालिक सिफारती मुहिम के सिलसिले में आज अजरबैजान में मौजूद हैं, जहाँ पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की का अफ्रीकी इजलास हुआ है। इस इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव के अलावा तुर्की की तरफ से खुद सदर एर्दोआन शरीक हुए। और अहम बात यह है कि चीन के अलावा तुर्की और अजरबैजान वो ममालिक थे जिन्होंने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत का ऐलान किया था, और इसी वजह से ये दोनों ममालिक भारत में नफरत और बॉयकॉट मुहिम का सामना कर रहे हैं। अजरबैजान में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की क़यादत ने आज अजरबैजान की यौम आज़ादी भी खिताब किया, जिसमें तुर्की के सदर एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान 3 रियासतें और एक कौम हैं। I would like to convey to you the greetings of 86 million people in whose hearts storms erupt when we say Jan Azerbaijan or when we say 2 states, 1 nation. Now when we look at the picture here, we see 3 states, 1 nation. Indeed. जबकि अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि हालिया तनाज़े की इब्तिदा से ही अजरबैजान ने बिरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खुलकर यकजहती का इजहार किया। Most recent tensions between Pakistan and India had troubled us the most, and we watched it very closely in the hope that peace would prevail. And from the early hours, we've openly expressed our solidarity with brotherly Pakistan. We would like to see that dialogue and negotiations in line with the UN Charter and UN resolutions. This is the way to move forward in this conflict. We envisage and prepare to invest $2 billion into Pakistan's economy as we today go through specific investment projects with that nation. इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की और अजरबैजान की सपोर्ट पर ख़ारिज तहसीन पेश करते हैं। Fearless, firm and with an iron resolve, with patience and obviously with fortitude to face that aggression. Alhamdulillah, with Allah Almighty's infinite blessings and kindness and the support of the people of Pakistan and your support, we were victorious. But I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म डायलॉग की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और इस सब में भारत में तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में 151 गैर मुल्की दौरे किए, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद बैरून मुल्क जाने के बजाय वफ्द भेज रहे हैं, और इन वफूद के जाने के बाद भी किसी मुल्क ने भारत की सपोर्ट में कोई बयान जारी नहीं किया, और खुद नरेंद्र मोदी मुल्क के अंदर रोड शोज कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है भारत में कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगर दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं तो भारत के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों क्यों भारत में बैठे हैं? प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा, गांधीनगर, भुज, अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं और अब पटना और भोपाल में रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 देशों की यात्राएं की, हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। विदेश यात्राओं के सबसे अनुभवी नेता पटना और भोपाल में रोड शो करने जा रहे हैं, और पटना साहिब से बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद फ्रांस और रोम गए दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह कुछ उल्टा नहीं हो रहा? क्या यह अच्छा नहीं होता कि पटना में रोड शो का काम पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद करते और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलकर आतंकवाद पर कमिटमेंट लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते? प्रसाद होते पटना में, प्रधानमंत्री होते पेरिस में। जब दुनिया के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने भारत का पक्ष रखने का वक्त आया, तब विदेश यात्राओं में रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भोपाल और पटना में रोड शो कर रहे हैं। इससे कम समय में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्रसेल्स और जर्मनी की यात्रा कराते और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान तो जारी करवा ही देते, लेकिन खुद करने लगे रोड शो और सांसदों का दल बनाकर भेज दिया
विदेश। जिस वक्त भारतीय सेना ने पराक्रम किया हो, आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान को पानी पिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, उस वक्त में क्या आपका मोराल यानी हौसला इतना भी ऊंचा नहीं कि आप खुद विदेश यात्राओं पर जाएं, ट्रंप से मुलाकात करें, मैक्रों से मुलाकात करें, ब्रिटेन जाएं, इटली जाएं और पाकिस्तान को घेरने का काम करते हैं? हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्राओं पर भी नजर रखनी चाहिए। उसके प्रधानमंत्री यात्राओं पर निकले हैं। इस हफ्ते तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे को खास तौर पर भारत से चल रहे तनाव के संदर्भ में आयोजित किया गया है। देखना चाहिए कि सऊदी अरब से लेकर ईरान तक पाकिस्तान को लेकर किस तरह अपना स्टैंड बदल रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव खत्म हो गया है। हमें उम्मीद है कि दोनों के बीच तनाव सुलझाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तारीफ करते हुए खामेनी लिखते हैं कि इस्लामिक देशों के पास हमेशा इस्राइल के साथ रिश्ते कायम करने के फायदे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ। गजा में इस्राइल के अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान द्वारा मिलकर कदम उठाए जाएं। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लेकर ईरान और तुर्की के प्रमुखों से मिल रहे हैं, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पटना और भोपाल में करोड़ों रुपए के खर्चे से रोड शो कर रहे हैं। घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए उन घरों में अभी तक शोक होगा, जीवन भर रहेगा, लेकिन सिंदूर बंटवाकर राजनीति का जश्न लॉन्च किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा? कभी गांव-गांव से लोहा मांगा जाता है कि राम मंदिर के निर्माण में काम आएगा, तो कभी घर घर राम मंदिर का अक्षत बांटने का कार्यक्रम लॉन्च होता है। उसके बाद भी अयोध्या हार जाते हैं। अब सिंदूर भेजा जाएगा। क्या सिंदूर उनके घर भी जाएगा जिनके घर में औरतों ने अपना जीवन साथी खो दिया? किसे सिंदूर बंटवा रहे हैं? उन महिलाओं से तो आप मिलने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से यही करते आ रहे हैं। सिंदूर बांटो, अक्षत बांटो, थाली बजवाओ और लोहा मांगो। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी अपने आप में यात्रा ही है। भारत में पाकिस्तान की हालिया सिफारती बर्तरी का मुवाजना किया जा रहा है। खासतौर पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपनी सियासत का महवर ही इस मौजू को बना लिया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत पर मुश्किल वक्त आया तो भारत की हिमायत में नेपाल और भूटान तक नहीं बोले। किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क नहीं कहा। हम अकेले ही बोलते रहे मगर किसी ने हमारी आवाज में आवाज नहीं मिलाई। ये खारजा पॉलिसी की कमजोरी नहीं तो और क्या है? ये स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? इसी तरह भारत के दिफाई तज्जियाकार प्रावीण स्वानी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तज्जिया करते हुए इससे हासिल होने वाले 6 सबक सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए हैं। प्रावीण स्वामी की पोस्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और भारत को जंग के इंतहाई करीब ले आया। इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगली जंग के हवाले से क्लैरिटी हो गई है। इस ऑपरेशन के साथ ही चीन अमेरिका की जगह लेकर जनूबी एशिया में गालिब ताकत बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर से यह इशारा भी मिल गया है कि चीन कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियारों और सलाहियतों के इस्तेमाल से चीन ने अपनी ऑपरेशनल बर्तरी का मुजाहरा किया, जिससे अमेरिका और मगरबी अफवाज के मुकाबले में चीन की मौसर डेटरेंस कायम हो गई है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से ग्लोबल साउथ नेशंस में चीन की यह कमिटमेंट भी जाहिर हो गई है कि वो अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। भारत में ऑपोजिशन और तज्जियाकार भारत की खारजा पॉलिसी की खामियों की निशानदेही कर रहे हैं और इसकी वजूहात से अवाम को आगाह कर रहे हैं, मगर जहां खुद वजीर आजम मोदी इस पूरी बहस को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुद नुमाई में मसरूफ हैं, तो वहीं उनका हिमायती मीडिया ऑपोजिशन के सवालात पर गुस्सा हो रहा है। हमने जब बोला कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो आपका सिंदूर नहीं खोला। खैर सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है और अब मैं नहीं सुन। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइन टू माई प्राइम मिनिस्टर। औरतों को जाकर पूछिए, बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक बना रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें नापसंद आती है, लेकिन आप देश की परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता।
होता है, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब, आप नहीं समझेंगे सिंदूर की कीमत, मुझे लगता है आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप ही समझेंगी ना, आप नहीं जानते, सिर्फ आप ही समझेंगी। नहीं मैं बता रही हूं, नहीं सुनिए, अब रूबिका जी हो गया। अब आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। रूबिका जी, ये आपको मजाक लग रहा होगा, ये आपको फनी लग रहा होगा। से सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब दीजिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे, सवाल पूछूंगी थोड़ी कि आप कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे 100। हाँ, मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास। पर करिए सवाल, एक के बाद एक सवाल करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया की तरफ से जिस तरीके का आप लोग इस्तेमाल हुआ, आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। की तरह तो आप लगातार मैडम बोले चले जा रही हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से मोदी हुकूमत के लिए एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाते हुए नरेंद्र मोदी ने परसों गुजरात में रैली निकाली और भारतीय मीडिया के मुताबिक उस रैली में कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली को मदऊ किया गया था। और फिर इस रैली की वीडियोज़ में देखा गया कि वज़ीर आज़म मोदी जब कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली के सामने से गुजर रहे होते हैं तो उनकी फैमिली के अफराद वज़ीर आज़म मोदी पर फूल बरसा रहे हैं, जिसके बाद भारत में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तो एक मुसलमान प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद हो रही है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत देते हुए उनके आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। और दूसरी तरफ बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ नाजेबा बयान दिया था और उन्हें दहशतगर्दों की बहन करार दिया था, उस बयान पर मोदी हुकूमत अब तक न सिर्फ खामोश है बल्कि विजय शाह को वजारत पर भी बरकरार रखा हुआ है और अब कर्नल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से विजय शाह ने क्या कहा था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। फिर देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली ने बताया कि उन्हें सरकारी अफसर ने नरेंद्र मोदी की रैली में मदऊ किया। क्या आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। अच्छा, ये आपको लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि आप जाइए रोड शो के लिए आज? हाँ, बुलाया गया था। हाँ। आपको स्पेशली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, जो आप कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने आपको स्पेशली बोला आप आए? इस पर भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने सवाल उठाया कि मोदी अब किस किस को बुलाएंगे और अपने ऊपर फूल बरसवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में सेना के अफसर के परिवार को उन पर फूल बरसाने के लिए बुलाया जाना चाहिए था। वडोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता, भाई और बहन को फूल बरसाने के लिए क्यों बुलाया गया? लेकिन हमारा सवाल परिवार से नहीं है, उस सोच से है जो सेना के अफसर के परिवार को बुलाकर कहे कि यहां से पीएम साहब जा रहे हैं, आप वहां खड़े रहिए और वहां से उन पर फूल बरसाते रहिए। क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 लोगों ने की। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या इनके परिवारों को भी फूल बरसाने के लिए बुलाया जाएगा? चलिए, आपके शहर में पीएम का रोड शो हो रहा है, आप लोग घर बैठकर क्या करेंगे? उन पर फूल बरसाइए। क्या विक्रम मिस्री की बेटी को भी बुलाया जाएगा, जिन्हें आईटी सेल के लोगों ने गालियां दी और ट्रोल किया? जो जवान शहीद हुए हैं उनके घरों से कवरेज कम है। फिर शहीद जवानों की तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के रोड शो में क्यों नहीं होती? उन 16 लोगों की बातें क्यों नहीं हो रही जो पुंछ में मारे गए? सीमा से अब कोई बहादुर जवान लौटेगा तो क्या उसे भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाने के लिए कहा जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी को उन पर फूल बरसाना चाहिए?
दूसरी तरफ भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद हो रही है। तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट पर आगे बढ़ा जा रहा है, कॉल्स दी जा रही हैं। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर हालिया पाक भारत कशीदगी में भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, अब भी दे रहे हैं। तो भारत में इन ममालिक के बॉयकॉट की मुहिम शुरू कर दी गई और इस मुहिम को ऐसे पेश किया जा रहा है कि भारतीय सयाह यानी टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे तो इन ममालिक की टूरिस्ट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अगर भारत में तुर्की के सेबों का बॉयकॉट किया जाएगा तो तुर्की की मईशत तबाह हो जाएगी। अगर भारतीय अवाम तुर्की का बकलावा नहीं खाएंगे तो तुर्की के मिठाई बेचने वाले तबाह हो जाएंगे। तुर्की न केवल एहसान फरामोश निकला है बल्कि वो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ भी युद्ध लड़ता हुआ नजर आया है। मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए, तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बॉयकॉट कर रहा है तो अपन भी करेंगे। Calls to boycott Turkey and Azerbaijan. These are the two countries that condemned Operation Sindoor. So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की की मईशत को भारी नुकसान होगा। फिलहाल तो सिर्फ तुर्की के सेब के भारत में बाइकआउट के ऐलान के बाद भारत में ईरान के सेबों की कीमत बढ़ गई है। यानी पहली कीमत भारतीय आवाम महंगे सेबों की जरूरत में अदा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय मीडिया तो ईरान से भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ न देने पर नाराज है। दूसरी बात यह कि 2024 में तुर्की में दुनिया भर से 6 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आए थे, जिनमें भारत से सिर्फ 3,30,000 टूरिस्ट आए थे, यानी 1% भी नहीं। तो इससे तुर्की का क्या नुकसान हो जाएगा। अक्सर भारतीय फिल्मसाज तुर्की में इसलिए शूटिंग करते हैं क्योंकि यूरोप जैसे मनाजिर यूरोप से सस्ती कीमत में दिखाने का मौका मिल जाता है। तुर्की में ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों दस्तयाब हैं। तो क्या अब वो सारे फिल्मसाज दीगर ममालिक में जाकर ज़्यादा पैसे देकर शूटिंग करेंगे? क्योंकि 2020 में जब भारत और चीन की सरहदी झड़पें हुई तो भारत ने इसी तरह चीनी मसनूआत के बॉयकॉट के दावे किए। मगर देखिए खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले साल भारत में चीनी मसनूआत की दरामद कम होने के बजाय 44% बढ़ गई, क्योंकि भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल खरीदता है। और ये चीज़ें वो चीन से ना खरीदता तो और कहाँ से खरीदता। और कल नरेंद्र मोदी खुद शिकायत कर रहे थे कि भारत तो छोटी से बड़ी हर चीज़ दरामद करता है। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंगा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। इसी तरह मालदीव के वुज़रा ने वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बयानात दिए और उनका मजाक उड़ाया तो भारत में फिर बॉयकॉट मालदीव की मुहिम शुरू हुई और दावा किया गया कि मालदीव की मईशत का भट्टा बिठा देंगे। मगर देखें खुद भारतीय मीडिया बता रहा है कि मालदीव में बॉयकॉट के बाद छुट्टी मनाने के लिए जाने वाले भारतीयों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारत की मईशत मजबूत ज़रूर हुई है मगर इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि वो हर तनाज़े में और दूसरे मुल्क को हर साल बॉयकॉट की धमकी दे देते हैं और उसकी मईशत तबाह करने का दावा कर देते हैं। अज़रबैजान में 2024 में 26,26,000 टूरिस्ट आए थे, जिसमें 2,43,000 भारतीय थे, यानी 10% से भी कम। और जाहिर है भारतीय या किसी भी मुल्क के टूरिस्ट किसी भी मुल्क में छुट्टी मनाने उस मुल्क पर एहसान करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब और इस्तात के मुताबिक तफरी करने के लिए जाते हैं। यही वजह है कि हर साल भारत में ज़ोरों शोर से ये बॉयकॉट मुहिम चलाई जाती हैं जो हर साल ही नाकाम हो जाती हैं। जबकि अब कांग्रेस अपने एक्स अकाउंट से बीजेपी और उसके हामियों का मजाक उड़ा रही है कि तुर्की की बात तो कर रहे हो मगर चीन के बॉयकॉट का नहीं कह रहे हो। ऐसा कभी सोचना भी मत। साथ ही मोदी के करीबी साथी और भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी ने गुज़िश्ता बरस अज़रबैजान में माइनिंग और पेट्रोलियम में सरमायाकारी का ऐलान किया था। इसलिए कांग्रेस इस पर भी बीजेपी के हामियों का मजाक उड़ाते हुए कह रही है कि फिलहाल अपनी बॉयकॉट मुहिम में तुर्की पर ही तवज्जो रखो और अज़रबैजान को भी भूल जाओ। एक तरफ भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने तुर्की को $300 मिलियन के मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। और यह खबर सामने आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ट्रंप तो आपके दोस्त हैं और उनके जीतने के लिए आपने इलेक्शन मुहिम भी चलाई थी मगर अब आप उन्हें जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं।